डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदा में पापा मेरे एडमिट थे। मुझे ऐसा था समस्याएं आते रहने दीजिए, समस्याएं जितनी आएंगी उतना आप आगे जाएंगे। लखनऊ मेरा टर्निंग पॉइंट है। बॉयफ्रेंड का जो आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट एपिसोड में। और अगर हम बात करें अपने फर्स्ट एपिसोड की तो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ यूआरडियंस, जहाँ पर हम यूआरडियंस की एक छोटी सी आपको कहानियाँ बताएंगे और कैसे यूआरडी के स्टूडेंट अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव कर रहे हैं, उनके थ्रू आपको पूरी एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बट आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ठीक है। अगर उनके बारे में मैं बात करूँ तो वो हमारे यूआरडी के फाउंडर हैं। ही इज़ ओनली वन मिस्टर ओपी तिवारी सर, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में चेंजेस भी किए हैं। तो वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इसके पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे। और उनको हमने पर्सनली इन्वाइट किया, उनके प्रीशियस टाइम निकाल करके। सो मेक श्योर करना कि आप हमारा पॉडकास्ट लास्ट तक देखो और अपनी सारी चीज़ें अच्छे से समझ करके अपनी लाइफ में कैसे सही डिसीजन लेने, उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ग्रो करो। सो नमस्कार सर, जिनसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस देना चाहेंगे, अपने बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने आप को? हाँ सोमिन, बाकी तो आपने थोड़ा बहुत जो परिचय कराया है उसका हकदार नहीं हूँ इतना मैं बस ये था कि थोड़ा सा बुंदेलखंड के लिए एक ध्येय था कि कुछ करना है। तो 25 सितंबर 2014 को मैंने बांदा में यूआरडी के नाम से संस्था डाली और धीरे धीरे ये था कि सिविल के लिए यहाँ क्रेज़ नहीं था। और मैंने लखनऊ जब छोड़ा तो उस समय मुझसे कहा भी जाता था कि बांदा जो अधिकतर है वो पुलिस फौज इनके लिए है, सिविल के लिए नहीं है। तो एक उद्देश्य के साथ में आया था कि नहीं, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है। बस वही मुहिम चालू है और शायद भर कहा जाए कि हम लोग लगातार निरंतर प्रयास में आगे बढ़ भी रहे हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है कि 10 साल इस साल पूरे हो जाएंगे संस्था को। बस यही एक जर्नी है छोटी सी। तो सर एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जो एकेडमी है उसको 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 10 साल हम पूरे करके हम अपनी चीज़ें आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक छोटा सा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो है अभी हमारा चल रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए सर काफ़ी सारे, तो उन गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे ना सेलेक्ट हुए हैं। हमारी एकेडमी से बहुत सारे बच्चे अनकाउंटेबल बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे अगर इन केस जिन्होंने अपना बेस्ट दिया और वो इन केस अगर सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक चीज़ सिखाता हूँ कि जो शिक्षा है उसको सिर्फ नौकरी तक सीमित मत रखा जाए। शिक्षा का उद्देश्य एक होता है कि हमें एक ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है कि जो हमारी पर्सनालिटी को क्या करे, डेवलप करे। और जब पर्सनालिटी डेवलप होगी ना, तो सरकारी नौकरी तो मिलेगी श्योर मिलेगी, लेकिन ये भी निश्चित है कि सबको नहीं मिलेगी। क्योंकि एक देखिए, सरकारी नौकरी का एक दायरा है, एक लिमिटेशन है। उस दायरे से बाहर सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा बुंदेलखंड रीजन में हमारी बेसिक चीज़ें थोड़ा कमज़ोर है, तो लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी कर दी जाए कि सरकारी नौकरी तो मिले, सिविल सेवा में जाए, लेकिन नहीं भी अगर मिलती है तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर ले। जैसे आपके आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये शिक्षा का एक यही स्तर है कि आप कुछ भी करें, बेहतर करें। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि जब आपका एक उद्देश्य था, जब आप छोड़ करके आए अपना कॉर्पोरेट जॉब, आप टीचर्स थे उधर पे, तो जब आप अपनी जॉब छोड़ करके आए और जब आपने फर्स्टली मतलब बुंदेलखंड से, बांदा शहर से स्टार्ट करना शुरू किया आपने, तो मतलब क्या लगता था कि इतना बड़ा मुकाम बन पाएगा? या जो बुंदेलखंड के लोग हैं जिनको मतलब शिक्षा को लेकर के उनकी एक अलग मानसिकता थी, उनका एक अलग माइंडसेट था, तो आपने पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। तो क्या था, मतलब विचार किया था आपने कि हम एक टाइम इतना कर पाएंगे? सोमेन, मेरा एक मानना है हमेशा कि कोई भी काम करो तो पहले अपने ऊपर लागू करो उसको। तो जब मैं लखनऊ छोड़ करके अपने बांदा पर आया, ये मेरा गृह जनपद है, मातृभूमि है मेरी ये, तो एक ठान के मैं आया था कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ। मतलब मुझे जो करना है बांदा के लिए करना है, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए करना है। तो सबसे पहले तो मैंने एक विजन लिया कि नहीं, मुझको वापस नहीं जाना है, लखनऊ वापस नहीं जाना है, मुझको यहीं पर सब कुछ करना है। तो हुआ क्या कि शुरुआत की हमने, तो शुरुआत जब की तो सच में जो कहा गया था, जो मैंने अभी आपसे कहा कि बस सर पुलिस के लिए है, अन्य के लिए नहीं है ये चीज़, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। कुछ बच्चे आए
तो सर सिविल की क्लास आप डाल रहे हैं सुना है, हमने कहा हाँ हाँ सिविल की डाले हैं। सर सिलेक्शन कितने, मैंने कहा मैं तो पहली बार बांधने में प्रयास कर रहा हूँ, तो अभी मैं सिलेक्शन की क्या बात कर दूँ, भाई लखनऊ में था तो वहाँ एक अन्य बातें थी, लेकिन मैं तो यहाँ पहली बार डाल रहा हूँ संस्था। तो कहते हैं सर विद्यार्थियों ने मुझको सलाह देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, नहीं सर अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जीएस तो यहाँ कोई नहीं पढ़ना चाहता। सर वो जीएस मतलब जीके ना, तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जीके और जीएस में कितना बड़ा अंतर होता है, तो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, वही वो जीके समझ रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का जो जीके होता है वही समझ रहे थे। थोड़ा सा मुश्किलें तो हुई, लेकिन हाँ धीरे धीरे बच्चों को समझा ले गए नहीं बांधा में रह करके बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने बुंदेलखंड रीजन के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा मानना है ना, एक अच्छी सोच अगर है आपकी, सब कुछ अच्छा होता है। चलिए सर, एक छोटी सी चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे अभी आपने ना हमको एक चीज़ मेंशन करी कि आप मतलब लखनऊ में टीचर की जॉब थी आपकी, ठीक है, तो सर उसका क्या था, मतलब कैसा रहा आपका पास्ट एक्सपीरियंस जॉब को लेकर के, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी रही सर आपकी? मैंने इंजीनियरिंग किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरा ब्रांच, तो शुरुआत से ही था। और उस समय एक बड़ा अच्छा मैं वाक्य बताता हूँ, जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो एक 3 इडियट मूवी आई हुई थी, तो 3 इडियट मूवी आई तो उस समय एक बड़ा चर्चा था डायलॉग कि अगर आपने बीटेक किया या कुछ अन्य किया तो उसके बाद अन्य क्षेत्र में क्यों जाना, फिर किया क्यों। तो जब भी हम लोग का सेमिनार होता था तो हम लोग बोलते थे मुझको एकेडमिक करना है, मुझे टीचिंग करनी है, तो मेरे साथ के लोग थोड़ा सा कह देते थे यार नहीं यार, इंजीनियर को कॉर्पोरेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे जाना चाहिए, एकेडमिक में क्या रखा हुआ। तो मैंने कहा यार इंजीनियर को अगर कोई पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं होगा तो इंजीनियर कैसे क्रिएट करेगा। तो मैं चला गया, मैं लखनऊ में गया, फिर लखनऊ पे मैंने कई इंटरव्यू दिए, कई मेरी डेमो क्लासें हुई, उसमें जा कर के मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ। तो जब सिलेक्शन हुआ तो धीरे धीरे लखनऊ से ऐसे शुरुआत हुई। तो शुरुआत करते करते काफ़ी कुछ है, कहानियां हैं वहाँ पर के साथ, वो मेरे साथ वहाँ कुछ घटित नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता। कहते ना कि कुछ एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो टर्निंग पॉइंट है तो बताएंगे। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होगा। हाँ कहीं निकलना जरूरी होता है। तो सर मतलब फिर कैसा रहा आपका बचपन, अगर बात करें सर आपके बचपन की, काफ़ी हमने सुने अपनी क्लास में किस्से, लेकिन अगर आपसे पूछें कि कैसा रहा आपका बचपन, क्या चीज़ें थी जो आपने की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या क्या एक्सपीरियंस था चीज़ों को लेकर के? बचपन तो अच्छा बीता है, और बचपन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे माता पिताजी ने एक ही कही थी बात कि बेटा आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई बस करना आपका उद्देश्य है, बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसकी चिंता मत करो। और शुरुआती दौर पर अगर हम देखें तो मेरे पापा लाइनमैन के पद पर रहे हैं और विद्युत विभाग की 4th क्लास कर्मचारी माने जाते हैं, और हमने अपने पापा को सुबह जाते हुए देखा, साइकिल से जाते हुए देखा, और खंभों में चढ़ रहे हैं, 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। और जैसे बरसात होती खेत भर जाते हैं तो उन खेतों में जा कर के लोग लाइन सही कर रहे हैं। तो बचपन में तो पापा जी को देख रहे थे खूब मेहनत कर रहे हैं, तो एक मन में जहन में था कि कुछ भी हो जाए नाम करना है, चाहे जैसे हो अपने माता पिता का नाम करना है। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, तो मम्मी हम लोग के लिए सुबह से लेकर शाम तक करती थी, और मेरे हिसाब से हर माता पिता एक ही काम करता है, हकीकत है एक ही काम करता है, वो अपने लिए नहीं जीता है, वो अपने बच्चों के लिए जीता है। तो उसी लिहाज से शायद हम लोग को एक ध्येय था कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए करना है। और शायद भर आप जो संस्था है URD, उसमें ये मैं आपको मेंशन कर दूं कि मैंने मम्मी पापा को ही समर्पित किया है। तो मैं थोड़ा सा नाम भी बताना चाहूँगा इसका। यू जो है लिया हमने अपनी मम्मी से लिया है, उषा तिवारी, तो यू का पहला अच्छा यू आया, और पापा का नाम मेरे रामदीन तिवारी, तो RD, तो वहाँ से URD लिया, ताकि बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि माता पिता के लिए अगर आप करेंगे तो आप दुनिया में सच में सफल होंगे। सफलता का मापदंड अर्थ नहीं होता है, सफलता का मापदंड होता है जो करें उसमें लोग कहें नहीं वाह सच में मेहनत की गई है, ये है सफलता। अर्थ तो ठीक है, पैसा किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन हाँ जिस उद्देश्य के लिए उतरे उस देश की पूर्ति करें, यही सफलता का मापदंड है। तो सर मतलब कभी सोचा था आपने, मतलब बचपन में या फिर जब 12th कर लिया आपने, तो कभी सोचा था कि आप UPSC की संस्था चलाएंगे और बच्चों को इंस्पायर करेंगे? सच होता है, इंटर तक क्या होता है ना, इतने सपने चेंज हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता रहता है। पहले मैं डॉक्टर बनने वाला था, फिर किसी ने कहा कि डॉक्टर में थोड़ा फीस ज़्यादा लगेगी, ऐसा करो इंजीनियरिंग कर लो। मैंने कहा चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर किसी ने कहा एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कर लो, तो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का हो गया। किसी ने कहा BCA कर लीजिए, किसी ने कहा कुछ कर लीजिए। सच में कुछ नहीं पता होता। और फिर धीरे धीरे एक होता है कि नहीं हमको इंटर पर कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो फिर ये हुआ कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और इंजीनियरिंग करने के बाद सच में इंजीनियरिंग ने हमको बहुत कुछ सिखाया। और आप जानते हैं इंजीनियर मल्टी टैलेंट वैसे भी होते हैं, वो हर काम करने में माहिर होते हैं, उनको संस्था सिखा देती है मेहनत करना। तो बस धीरे धीरे प्लान आया, फिर इसके बाद कुछ ऐसे वाक़या हुए कि ये संस्था पड़ गई।
तो सर मतलब क्या मतलब मोटिव क्या था कि सडन बांदा आए, फिर उसके बाद ऐसा पहले से ही प्लान था, प्री प्लान था, या फिर नहीं, आने के बाद? प्लान नहीं था बिल्कुल भी, मैं कहूँ। हुआ क्या कि मैं 2010 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और 2010 के बाद मैं लखनऊ चला गया। तो जब लखनऊ गया तो वहाँ पर था कि बांदा के लिए कुछ करना है, दिमाग में था कि बांदा के लिए कुछ करना है और अपना एक स्कूल बनाना है। अभी तक वो सपना नहीं पूरा हो पाया है, लेकिन अभी भी मैं बोलता रहता हूँ कि नहीं, करना है, करना है, करना है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो पूरा हो जाएगा। और कभी सोचा नहीं था कि मैं बांदा सिविल के लिए आऊँगा। ये था कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग को पढ़ा रहे हैं तो आईआईटी की क्लास डाल सकते हैं या फिर नीट की क्लासें डलवाई जा सकती हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये प्लान तो नहीं था, लेकिन कुछ घटना हुई जो मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूँ उस घटना का। तो मैं थोड़ा सा घटना ही बता देता हूँ हुआ क्या, क्योंकि घटना नहीं बताऊंगा तो फिर यहाँ आना नहीं सोच पाएंगे लोग। तो मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो हुआ क्या कि वहाँ पर हम लोगों ने बहुत मेहनत की। होता है ना प्राइवेट सेक्टर पे आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। तो जब हमने बहुत एफर्ट लगाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसके मालिक होते हैं वो उसको वैल्यू नहीं देते उतना। आप काम करते रहिए, जो मालिक होता है वो मालिक ही होता है। तो ऐसे ही 15 अगस्त आ ही रहा है आपका, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। यकीन मानिए स्वतंत्रता दिवस मेरे लिए भी स्वतंत्रता दिवस था। तो हुआ क्या था, ऐसे एक वाक्या हुआ कि 15 अगस्त में सब लोग बुलाए जाते हैं, गेस्ट बुलाए जाते हैं, टीचर्स बुलाए जाते हैं, बच्चे आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं और कुछ ना कुछ कहने का मौका मिलता है। तो हमारे जो चेयरपर्सन थे वहाँ उस संस्थान के, तो उन्होंने अपनी, उस दिन वो नहीं आए थे, उनकी बेटी आई थी उनकी जगह, और शायद वो MBA करके आई थी, फॉरेन से कहीं से MBA किया हुआ था उन्होंने। तो बड़ा अच्छा लग रहा था हम लोगों का, चलिए बढ़िया, अच्छा कुछ बोलेंगे संस्था के लिए, इस देश के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि ये भारत जो है वो गरीबों का देश है, यहाँ मतलब थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग ज़्यादा रहता है, ऐसा उन्होंने बोला। और एक शब्द बहुत गलत बोला, भूखे नंगों का देश है ये। तो मुझे मन में खटक रहा था कि ये कैसे बोल सकते हैं। इसी देश में आपने जन्म लिया, इसी देश से आपके पिताजी अर्न कर रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं वो इसी देश के हैं, आप पढ़ने लिखने बाहर चले गए, तो आप अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे हिसाब से मातृभूमि के लिए कोई नहीं कह सकता ऐसा। तो थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही रही थी, लेकिन अब वो क्योंकि चेयर में की बिटिया थी तो कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन मन में थी गुस्सा कि नहीं, कभी समय आएगा तो हम जरूर इसका जवाब देंगे, इनको बताएंगे कि कैसे क्या है, आपने कहाँ गलत बोला। लेकिन इत्तेफाकन वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मुझको माइक पे बुला लिया कि OP सर आइए, कुछ अपनी बात कहिए। मैंने मना भी किया कि मत सर बुलाइए, क्योंकि थोड़ा सा हमें इनकी बातें अच्छी नहीं लगी हैं। अगर माइक पे जाएंगे तो स्वतंत्रता दिवस है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, स्वतंत्रता तो सबकी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कहाँ तक बोल सकते हैं ये। हम गए, हमने माइक लिया, बच्चे सारे खड़े, सारे स्टाफ, तो बस हमने इतना ही बोला उनसे कि मैम आपने जो बात कही है कि ये भूखे नंगों का देश है, गरीबों का देश है, तो मैम बस इतना बता दीजिए कि आपने इस देश के लिए कितना क्या किया है। हमने सब इससे पूछा कि आपने कितना किया है। एक्चुअल मालिक तो मालिक होता है। तो उन्होंने तुरंत माइक ले लिया, एक और माइक ले लिया, वो भी गुस्सा हो गई, कहती हैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हमने कहा मैम आप पहले सोचिए ना कि आपने क्या कहा है। आप इस भारत में आपने जन्म लिया, भारत हमारी माँ है, आप कैसे कह सकती हैं। अगर ठीक है, कहने का उसको हक है जो मतलब जिसने कुछ किया हो। आप लोग तो लाखों रुपए फीस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने गरीबों के लिए क्या किया बताइए। तो बात बढ़ती गई, तो फिर काफ़ी बात बढ़ी आगे जाकर। तो फिर मन में एक मेरे भी रियलाइज हुआ कि मैं इनके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इन्होंने भारत के लिए क्या किया, तो मैंने अपने बुंदेलखंड के लिए क्या किया। एक प्रश्न मेरे जहन में था कि मैंने अपने फिर क्षेत्र के लिए क्या किया। मैं भी तो चला आया हूँ बांदा को छोड़ करके, मैं भी तो यहाँ पर कुछ सैलरी पे इनके लिए काम कर रहा हूँ, आखिर मैंने फिर क्या किया। जो कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है शिक्षा के लिहाज से, तो मैंने क्या किया। तो फिर उस उद्देश्य के साथ मैंने ये संस्था बांदा में डाली 25 सितंबर 2014 को URD के नाम से, और धीरे धीरे कसम खाई थी कि नहीं, बांदा के बच्चों को सिविल सेवा में सिलेक्ट कराएंगे। और आज PCS में बच्चे सिलेक्ट हैं, RO में सिलेक्ट हैं, लोअर में सिलेक्ट हैं, और सैकड़ों के तादाद में बच्चे अन्य जगह सिलेक्ट हैं। बस इस तरह से एक न्यू पड़ी छोटी सी कहानी थी, वो कह सकते हो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। शायद वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अरे सर, तो सर मतलब जैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा टाइम या बुरा फेज आता है सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपकी टाइम लाइफ का क्या ऐसा कोई बुरा फेज था जो आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते तो मैंने अपने जीवन में जो सीखा है और जो मैंने लोगों को कहता भी हूँ, क्योंकि मैं जो सीखता हूँ वही समझाता हूँ सबको।
जीवन में कोई बुरा फेज नहीं होता है, कभी खराब दौर नहीं आता है। अगर ज़िंदगी कोई कहे कि खराब है तो मैं उसको खराब नहीं मानता हूँ। आपका समझ लीजिए कि अगर दूसरों की नज़र में जो खराब है वो आपको सीखने का वक्त है। और मेरे दौर पे तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। शायद बार उस समय तो हम लोग को कुछ भी नहीं आता था। मैं एक आपको हंसी की कहानी बताता हूँ। और वह क्या था कि ना हमको आटा पिसाना आता था, ना हमको गैस सिलेंडर लेना आता था। एक बार क्या हुआ कि हमारी मम्मी ने कहा कि जाइए और बेटा वो लेकर के आइए, कुंदरू लेकर के आई। कुंदरू अगर आप जानते हो। हाँ। तो हम गए। अब हमको कुंदरू परवल नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें कुंदरू कौन है और परवल क्या है, और ये भी नहीं समझ में आता वो रखा भी है कि नहीं रखा हुआ है। तो हम इस तरह के थे, मतलब हमें कुछ नहीं आता था। तो कहते ना कि मुसीबत आती हो ठीक है, लेकिन मुसीबत को मुसीबत ना समझा जाए, वो आपको सीखने के लिए वरदान के रूप में आती है। तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, उस समय मेरी उम्र तो बहुत कम थी, और पापा के एक्सीडेंट के साथ हमको बहुत सीखा। दौर बुरा था लेकिन मैं उसको बुरा दौर नहीं मानता हूँ। तो एक ही जीवन में मैंने लक्ष्य रखा कि कभी भी खराब दिन को खराब मत मानिए, वो आपके सबसे अच्छे दिन है, क्योंकि वही दिन आपको बहुत बेहतर बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छे दिन में तो आदमी कंफर्ट जोन में रहता है, बुरे दिन में व्यक्ति कंफर्ट जोन से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो उनको मैं तो कभी नहीं मानता कि मेरे लाइफ में कोई खराब दिन आया है। खराब दिन को भी अच्छा करिए, एंजॉय करिए, यही जीवन है। सर जैसे आपने कभी इंसिडेंट के बारे में बात किया कि आप फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो इससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। तो मतलब क्या था एग्जैक्टली, कैसे क्या हुआ था? 2007 का वक्त है, शाम का समय है। मैं इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में था और शाम को थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा था। अगले दिन प्रैक्टिकल मेरा लगा हुआ था, शायद एक दिन छोड़ करके प्रैक्टिकल था। हाँ, एक दिन छोड़ करके था प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे थे, शाम के वक्त में छत पे टहल रहा था, कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। तो अचानक एक भैया आते हैं मोहल्ले के, तो बताते हैं कि ओम प्रकाश पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है। तो थोड़ा सा घबराए हुए थे, तो मैंने पूछा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है? उनका नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप थोड़ा सा चल के देख लीजिए। तो घर में किसी को नहीं बताया गया, मुझको ले गए। तो जब देखा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदा में पापा मेरे एडमिट थे। तो हुआ क्या था, उनके साथ लाइनमैन है, मैंने बताया था मेरे पापा लाइनमैन के पद पे कार्य करते रहे, सबसे निचला पद माना जाता है विद्युत विभाग का। मेहनत बहुत की उन्होंने। तो विद्युत कनेक्शन काटने गए थे, ट्यूबवेल के जो बिल नहीं लोग जमा करते हैं, तो उस दिन पूरी टीम गई थी उनके साथ। जे भी गए थे, पुलिस वाले भी गए थे, सब गए थे। लेकिन इत्तेफाकन पता नहीं कैसे क्या हुआ, लाइट आ जाती है उसमें और पापा को करंट लगता है, और ट्यूबवेल का जो कनेक्शन काट रहे थे तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा होता है, तो उससे वो नीचे गिर जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो काफ़ी स्थिति ख़राब थी उनकी, और फिर हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैलेट भेज दिया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हैलेट हम लोग गए, फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMC गए। मेरे पापा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उनको एक विश्वास बहुत था कि मुझको सही होना है। उनके विश्वास ने हमें विश्वास दिलाया कि नहीं, हम पापा को सही करवा सकते हैं। लगभग 6 महीने तक पापा के लिए हम लोग लगे रहे। मेरा छोटा भैया उसमें कक्षा 9th में पढ़ता था, उसको भी नहीं कुछ समझ में आता था। ठीक है, हम 2 भाई बहन, हमारी बुआ जी लगी रहीं, और हमारे जो दीदी लोग हैं लखनऊ में, दीदी हैं, वो के लड़के, उन्होंने हम लोग का बहुत सहयोग किया। तो कहते हैं ना कि रिश्तेदारी जो होती है वो बहुत अहमियत निभाती है। रिश्ते ने अहमियत निभाई, मोहल्ले के लोगों ने मेरे पैसे डाल दिए थे। तो मैंने एक दिन समझा कि भैया मानवता होना बहुत ज़रूरी है। और आप पद में कोई भी, मेरे पापा ठीक है निचले पद पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने व्यवहार बहुत कमाया था। तो एक सोमिन एक चीज़ हमेशा रखिए, पैसा अपनी जगह है लेकिन व्यवहार अपनी जगह होना चाहिए। तो ठीक मतलब है। सर ये एक तरीके से आपके लिए लाइफ लेसन था, जो हाँ। आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आपने इतना ज़्यादा सीखा और फिर वो आपके लिए एक मोटिवेशन बन गया। हाँ, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि कष्ट, बहुत लोग कहते हैं कि तुमने बहुत कष्ट सह करके आगे बढ़े हो। मैंने एक ही लाइन कही, मैं कष्ट को कष्ट ही नहीं मानता हूँ, ये हकीकत है। जिंदगी में जितने दुख आएंगे वो आपको उतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। मुझे दूसरे की लाइफ का नहीं पता, लेकिन अपनी लाइफ से मैंने सीखा है कि दुख को कभी दुख मत मानिए। मुझे ऐसा लगता है समस्याएं आते रहने दीजिए, समस्याएं जितनी आएंगी उतना आप आगे जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होता है सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हाँ देखिए ज़िंदगी में है, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और समस्याओं से सीखते रहिए। समस्याएं ही आपको सबसे अच्छा निखारेंगी। ना तो आपको किताब निखार सकती है, ना कोई निखार सकता। समस्याएं ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। और मेरे हिसाब से हम आप कोई भी हो, समस्याओं से उसको नहीं घबराना चाहिए। समस्याओं को खुशी खुशी सहन करिए और बस उनसे सीखने की क्या करिए कोशिश, हार मत मानिए, बस आगे बढ़िए। मैंने बांदा ऐसी जगह पर जब युवाड़ी जैसी संस्था चला दी तो फिर क्या है ना। जानते ही होंगे कि बुंदेलखंड का हाल क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी स्थिति। ठीक है सर। तो सर एक मतलब बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है
कि लाइफ में ना हर कोई गलती करता है और फिर बाद में अफसोस करता है, यार मैंने उस टाइम अगर ये गलती नहीं करी होती तो आज मैं कुछ और होता। तो मतलब आपके लिए कुछ ऐसा था, कुछ आपने गलती करी थी? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंटर मेरा 2004 में हुआ था, और मुझको कई बार ऐसा लगा कि मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की तैयारी की। कई बार ऐसा लगता है कि 2 साल इंजीनियरिंग की जो तैयारी की शायद मैं वो ना करता, मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता था इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस दे करके। तो मुझे कई बार ऐसा लगता कि मैं 2 साल थोड़ा सा पीछे हो गया। तो वो थोड़ा सा कभी कभी लगा करता है बस। तो सर जब मैंने यूआरडी ज्वाइन किया था, तो मैं सीरियसली गाइस बता देता हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मुझे बिल्कुल भी बात करना नहीं आती थी। लेकिन सर की क्लास की सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगती है कि बैचेस पूरे भरे होते थे, लेकिन उसके बीच में सर एक स्टूडेंट को उठा करके उनसे पूरा सिलेबस सुन लेना, ये बहुत मोटिवेशन का काम होता है, दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है। तो जब मैं आया, मैंने यूआरडी ज्वाइन किया, तब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि मतलब कैसे क्या मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में ही नहीं पता था कि एक्चुअल में होता है। बस ये पता था कि सरकारी होते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी नौकरी होती है, तो उसके लिए मतलब मेहनत की जा सकती है। तो लाइफ में कुछ इतना बड़ा मोटिवेशन था नहीं। तो फिर सडन क्या होता है कि कोविड आता है आफ्टर पैंडेमिक, ठीक है, आप सभी जानते हो। तो आफ्टर पैंडेमिक थोड़ा सा जो भी मैं कर रहा था अपनी लाइफ में, उससे फेजेस से निकला था, थोड़ा सा डिप्रेशन था मेरी लाइफ में चीज़ों को लेकर के। जब मैं उससे बाहर निकला तो मैंने जब क्लासेस ज्वाइन करी तो मेरी लाइफ चेंजमेंट होने लग गई, क्योंकि मेरा एक मोटिव था कि मुझे पढ़ना है। और फिर क्या होता था कि चीज़ें ना विजुलाइज होने लगी। लाइक अगर मैं बात करूं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे रिलेट कर पाएंगे। जब मैं आया था तो मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, ठीक है, और जब मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था तो जो मैप्स होते थे रात में मेरे सोते हुए माइंड में चलते थे, ठीक है। अगर मैं रास्ते में कहीं जा रहा था तो मेरे पे वर्ल्ड के मैप्स चलते थे कि ये अफ्रीका है और ये दक्षिण अमेरिका है और ये भारत है। तो मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सर ने कम चीज़ों में हमको बहुत अच्छा पढ़ाया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और फिर लाइफ में एक इन्जॉयमेंट आने लगा था। क्या होता है ना सर कि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग कर दी जाती है। जब मैं 9th to 12th जब मैंने पढ़ाई करी तो ऐसा था कि नहीं यार, रोज़ उठना है, रोज़ सुबह स्कूल जाना है और स्कूल में कुछ होना है नहीं है, हमें टीचरों से टाइम पास करना है। उधर पे हमें मतलब शिक्षा को ना थोड़ा सा अजीब तरीके का माइंडसेट बना दिया था हमारा। हम चीज़ें समझ नहीं पाते थे, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मैं इधर पे आया तो मेरा पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। मतलब वो लड़का जो सुबह 10 बजे सो के उठता था, वो रात में 5 बजे पढ़ाई करके सो रहा है। तो पूरा एक चीज़ चेंज हो जाना। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने पहले ही बता दी कि क्लास के बीच में खड़े होकर सुनना, जिससे हमारा जो हेजिटेशन होता है ना, काफ़ी बार स्टूडेंट होता है अगर उसको पब्लिक स्पीकिंग करनी नहीं आती है तो काफ़ी बार इंट्रोवर्ट होता है, तो बोल नहीं पाता है वो, और उस चक्कर से बहुत सारे लोगों की लाइफ में गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे किस्सा याद आ रहा है सर मुझे। एक बार क्लास चल रही थी और थोड़ा सा मैं भी अपनी चीज़ों से डिफेक्ट हुआ था। तो एक स्टूडेंट था जिसका कुछ तो चल रहा था उसकी लाइफ में, तो आप कुछ समझ गए थे और आपने उसको स्टूडेंट को खड़ा कराया। आपका एक डायलॉग अभी तक भूलता नहीं है कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, और 10 साल बाद जब ज़िंदगी ठोकर मारती है तो हमें याद आता है जग सूना सूना लागे। तो सर इसके पीछे की आपकी कहानी क्या है सर? कहानी कुछ नहीं, एक मूवी आई तो वो गाना हमने सुना, गाना सुनने का शौक है, तो बड़ा अच्छा लगा कि लाइफ में सच में मुस्कुराने की कोई ना कोई वजह होती है। किसी के लिए किताबें होती हैं, किसी के लिए दोस्त होते हैं, किसी के लिए माता पिता होते हैं, किसी उसका परिवार होता है, किसी के लिए अन्न भी हो सकता है। और 17-18 साल की एज में थोड़ा सा कुछ अन्य चीज़ों में भी मुस्कुराने की वजह हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आते हैं तो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा बच्चों के लिए कि बच्चा समझे हमारी बात, तो डांटना भी है। अब इतने बड़े बच्चे आप लोगों को कैसे डायरेक्ट डांटा जा सकता है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से ये कह दिया जाता है कि भाई अभी तो मुस्कुराने की वजह कोई और हो सकता है, लेकिन अगर 10 साल के बाद अगर सफलता नहीं मिलेगी किसी भी क्षेत्र में तो फिर यही जो मुस्कुराने की वजह है तो गाना चेंज हो जाता है, जग सुना सुना लागे कोई नहीं है अपना। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए एक तरीका है जो हम लोग अपनाते हैं क्लास के दौरान। ठीक है सर। तो मतलब आपकी लाइफ का जो चेंजमेंट पार्ट था, जो भी लाइफ आपकी बदली, तो जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले शादी करी, अप्रॉक्सीमेटली आपको 6-7 साल हो गए, हाँ, तो आपने शादी करी, तो आपकी लाइफ क्या चेंजमेंट हुई? मतलब उसके बाद क्या था आपकी लाइफ में? देखिए, हाँ, मैम के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैम के लिए क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए, मेरा एक मानना है कि मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बताता हूँ कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है। हर व्यक्ति को इन चारों आश्रम से गुजरना चाहिए और मेरे हिसाब से इसलिए बांटा भी गया था कि जीवन जीना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ब्रह्मचर्य हम लोगों ने अच्छे से गुजारा, बढ़िया मेहनत की, पढ़ाई की। तो अब बारी थी गृहस्थ में जाने की। तो शादी तो करनी है, शादी के बिना तो कोई रह भी नहीं सकता है। और शादी हमारे यहाँ एक संस्कार है, वैवाहिक संस्कार है, उसको अच्छे से करना भी चाहिए। तो हमारी शादी हुई मैम से। तो जब शादी हुई तो एक बहुत जहन में चीज़ें आती हैं कि भाई क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम बांदा में आए थे तो बहुत सारा रिस्क था, कैसे क्या होगा। तो हर जगह सपोर्ट किया उन्होंने, हर पल सपोर्ट किया। और कह सकते हैं कि जहाँ पर भी हम परेशान होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, जहाँ समझ में नहीं आता, तो एक दोस्त की तरह वो एक भूमिका निभाती हैं। तो वाइफ के रूप में तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और मैं बड़ा ही थोड़ा सा रिजर्व नेचर का हूँ, तो बहुत ज़्यादा मित्र मंडली मैंने 10 सालों में बांदा में भी नहीं बनाई। लेकिन हाँ, मेरा अगर दोस्त के रूप में कभी अगर मुझे कोई सलाह लेनी है तो वो बहुत अच्छे से सलाह देती हैं और बेहिचक अपनी बात को रखती हैं, शायद भर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बस चल रहा है। सर जैसे कि मतलब मेरे पेरेंट्स थे या दूसरे पेरेंट्स होते हैं, तो उनका एक मतलब नॉर्मली लाइफ लेसन ये होता है कि जो गलतियां मैंने करी वो मेरा बच्चा ना करे। तो मतलब आप डुग्गू के लिए क्या सोचते हो? मतलब पहले से एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा या तो जेई में जाएगा तो नीट करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। मतलब पहले से एक माइंड सेट बना देना कि नहीं तुमको करना है तो यही करना है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब लाइफ की चीज़ें ख़त्म कर देना, जिससे स्टूडेंट की लाइफ में या जो उनका बच्चा है उनकी लाइफ में बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो अपनी लाइफ फ्रीली फील नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, ये सही है या फिर गलत? देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है सोमिनी। जैसे लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन में बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि उन्हें जो करना है वो कर ले जाएंगे। आपका सादा प्रश्न यही है कि उनको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि एक निर्धारित एज तक, जहाँ तक बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चों को हमेशा माता पिता की और शिक्षक की एक गाइडेंस में रहना चाहिए। क्योंकि 17-18 साल तक बच्चे को नहीं समझ में आता कि उसको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से जैसे कहा ना आपने कि आज के माता पिता सिर्फ एक ही फील्ड पे बच्चे को भेजना चाहते हैं, वो गलत है। आप अपने बच्चे को हुनर को पहचान लीजिए कि बच्चा किस ओर जाना चाहता है, उस हिसाब से थोड़ा सा उसको डायरेक्शन देने की क्या करें, कोशिश करें। जैसे हम ही हैं, हम एक इच्छा है कि बच्चे को डॉक्टर बनाया जाए, लेकिन अगर मान लीजिए उस फील्ड पर जाते जाते बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो जहाँ मन लगे उसको उस फील्ड की ओर मूव करवा देना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 9th-10th तक पता चलने लगता है कि बच्चे को मन कहाँ लगता है। कभी कभी होता है किसी बच्चे का पढ़ने मन नहीं लगता, आर्ट करने में बड़ा मन लगता है, वो बहुत सी चीज़ों से इन्हीं चीज़ों को बना करके कोई चीज़ नया बना देता है। तो कभी कभी ये भी पहचानना चाहिए गार्जियन को कि यार उसका यहाँ पे मन अच्छा लगता है, तो हो सकता है उस दिशा में वो अगर भेज दे, तो दिशा तो देनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की काबिलियत को देख के दिशा दी जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा सर, जैसे कि अभी ना करंट में बहुत टॉपिक चल रहा है और आप भी इस क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हो फिर नारी शक्ति, तो हाँ उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि आजकल का क्या है ना कि हमें बाहर का तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में अभी भी मतलब दहेज प्रथा को लेकर के बहुत ज़्यादा गलत माइंडसेट बना हुआ है। लोग ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं दहेज प्रथा को। तो उसके लिए क्या, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं लखनऊ का एक वाक्य सुनाता हूँ इसमें, तो आप कहेंगे हर बार लखनऊ के वाक्य से क्या। मेरे हिसाब से मेरा लखनऊ मेरा टर्निंग पॉइंट है। अगर वहाँ पर चीज़ें नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। तो जब मैं छोड़ रहा था, लखनऊ उसको छोड़ रहा था और बांदा आने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे यार मित्र दोस्त जो वहाँ हमारे साथ पढ़ाते थे, तो कहा करते थे कि यार तुम्हारे जो बुंदेलखंड में है एक चीज़ हमने देखी। हमने कहा भाई क्या? कहा करते थे कमियां हैं तुम्हारे यहाँ। हमने कहा बताओगे क्या कमियां हैं? तो कहा करते थे आपके बुंदेलखंड में हमने देखा है कि महिलाएं बहुत काम करती हैं, बाहर करके गोबर सानी जानवरों का बहुत करती हैं। एक्चुअली हमारा बुंदेलखंड में शहर कम है, गांव क्षेत्र ज़्यादा है, तो निश्चित है कि हमारे क्षेत्र में ये है। तो मैं एक ही लाइन बोला करता था कि कम से कम महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण तो है बुंदेलखंड। कम से कम महिलाओं को घर के बाहर काम करने की इजाज़त तो है, भले ही वो चाहे कृषि का कार्य कर रही हो, पशुपालन का कार्य कर रही हो, लेकिन इजाज़त तो है ना। तो हमारा बुंदेलखंड एक महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो जब मैंने संस्था डाली तो मेरी संस्था का एक उद्देश्य ये भी था कि हम लोग बच्चियों को प्रमोट करें। तो बच्चियों को हम
प्रमोट भी करते हैं, उनसे सुनने की कोशिश भी करते हैं। और हमारे यहाँ सज़ा बराबर है, जो हम लड़कों को सज़ा देते हैं वही बेटियों को सज़ा देते हैं। और सिर्फ इसलिए उनसे कहते हैं कि देखिए कि भविष्य कोई नहीं जानता है, हकीकत है भविष्य कोई नहीं जानता। अगर इसको एक सही ढंग से मैं कई बार उदाहरण देकर समझाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका चलिए विवाह बहुत अच्छी जगह कर दिया गया, आपका विवाह है, आपके पापा ने दहेज देके कर दिया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आज के बदलते हुए दौर पर आपके यहाँ कोई ऐसी बहू आ जाती है जो जॉब में है, तो कई बार जो जॉब में बहू है उसका सम्मान बढ़ जाएगा, और अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं तो आपका सम्मान घट जाएगा। तो मैं कई बार ये भी समझाता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो कोई जो नहीं कि आप सरकारी जॉब करें, नहीं लग रही कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, अपना खुद का एक उद्योग खोल सकते हैं, कोई एनजीओ चला सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो सम्मान है उस परिवार में क्या होगा, बराबर का रहेगा। दूसरा मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी शादी बहुत अच्छी जगह कर दी गई, लेकिन खुदा न खास्ता किसी कारण से कुछ ऐसी ट्रेजेडी, कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसमें आपको ही अब अपना पूरा घर संभालना है, और अगर आप सही ढंग से शिक्षित नहीं होंगी तो शायद भर आप घर नहीं संभाल पाएंगे। ये भी मैं शिक्षा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात दहेज के लिए, दहेज का तो मैं विरोधी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि दहेज को सिर्फ लड़का और लड़की ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। और दहेज के लिए अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से दहेज न तो लेना चाहिए न देना चाहिए। कोई कहे कि कैसे दहेज को कम किया जा सकता है, देखिए माता पिता दहेज को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो दहेज एक कल्चर के रूप में हो गया, एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो बच्चा ही रोक सकता है, लड़का और लड़की अगर ठान लें कि नहीं मुझको ना दहेज लेना है ना देना है, तभी दहेज रुक सकता है, नहीं तो दहेज रुकने वाला नहीं है। और इसके लिए लड़के के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, लड़की के अंदर खुद का स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं भाई हमें अपने पैरों से करना है, सब कुछ करना है, अपने आप दहेज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें लड़का और लड़की ही को आगे आना होगा। सच में माता पिता तो आप जानते हैं बुंदेलखंड का जो पुराना कल्चर है, एक दहेज यहाँ संस्कृति का एक रूप ले चुका है, इसको हम संस्कृति का हिस्सा बना देते हैं। तो ये है। तो सर मतलब क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत कॉमन सा प्रश्न है, ठीक है, मोस्टली लोगों के मन में डाउट आता है अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में, और जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, लव मैरिज ज़्यादा बेटर होती है अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर होती है? देखिए मैरिज कोई भी हो, लव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो सारी मैरिजें खत्म। चाहे लव करिए, अगर वास्तविक प्रेम नहीं है तो भी खत्म हो जाएगी, और अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं उससे भी प्रेम नहीं है वो भी खत्म हो जाएगी। विवाह होता है, विवाह में प्रेम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमारे बुंदेलखंड रीजन में कई बार हम लोग प्रेम विवाह को सही नहीं मानते हैं, अरेंज मैरिज को सही मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी तो सभी प्रकार के विवाह मान्य होंगे। और विवाह में एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, प्रेम का होना क्या है जरूरी है। चाहे कोई भी विवाह आप करें, चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, और प्रेम है तो फिर सब प्रकार की मैरिजें सही है। सर जैसे अभी देखा जा रहा है, अगर मैं बात करूं कोटा की, तो उधर पे बहुत ज़्यादा नीट के लिए चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं लोग स्टूडेंट, लेकिन उधर पे ना एक सिनेरियो बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा है कि स्टूडेंट्स सुसाइड बहुत कर रहे हैं, ठीक है। और इससे मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि हमेशा एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि लड़के इमोशनल नहीं होते हैं, और होते हैं तो अपने दोस्तों से वो चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं, और लड़के रोते नहीं हैं। सर ये जो एक टैगलाइन बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं, तो मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत बार मैंने बातें करते हुए आपको सुना है, लेकिन लड़कों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? मतलब जैसे अभी जो नीट बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि खुद से क्या होता है ना कि लोग कुछ भी बना ले रहे हैं माइंड में, और वो चीज़ उनको डिप्रेशन दे रही है, और उसके बाद वो जा करके या तो सुसाइड कर ले रहे हैं या तो कुछ अपने साथ बहुत गलत कर ले रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या मतलब? देखिए कोटा में जो सुसाइड की घटनाएं हैं, मैं हमेशा एक चीज़ को बोलता हूँ कि इसके दो कारण हो सकते हैं। तब मैं दो कारण मानता हूँ। एक तो ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है, नहीं आपको सफल होना ही होना है। टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है, माता पिता के द्वारा बनाया जाता है, सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है। एक तो ये दबाव हो सकता है, मे बी ये दबाव हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है कि आज में जो फ़ोन की दुनिया चल रही है, और कई बार फ़ोन की दुनिया में हम लोग क्योंकि बहुत छोटी उम्र से वहाँ पहुँच जाते हैं, 9-10 से पहुँच जाते हैं, 11-12 से, इस उम्र में मैच्योरिटी नहीं होती, समझ नहीं होती है। तो कई एक दूसरा कारण का पहलू ये भी हो सकता है कि कई बार बच्चे गलत संगति में फंस जाते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि कई बार वो आकर्षण के शिकार हो जाते हैं। तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, कई बार बच्चे इसमें भी परेशान होकर के सुसाइड कर देते हैं। ये सेकंड एंगल कोई नहीं तलाश रहा है। दबाव है हम मानते हैं, लेकिन एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। इस कारण से हमेशा कोई भी शिक्षण संस्थान हो, बच्चों को एक खुली शिक्षा देनी चाहिए, बिना दबाव की शिक्षा देनी चाहिए, और बच्चों को हमेशा जागरूक करते रहना चाहिए। उनको बताना भी चाहिए कि इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आता है,
तो कई बार आकर्षण भी आपके सुसाइड का कारण बनता है। और मुझको ऐसा लगता है कि अगर टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मुद्दों पर बात करें तो शायद बस सुसाइड की घटनाओं को कम किया जा सकता है। तो सुसाइड के 2 कारण हैं, मुझे ऐसा लगता है, और दोनों पे काम होना चाहिए। तो सर जैसा मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो क्या इसके लिए क्या मतलब बोलना चाहेंगे आप? नहीं रोते हैं, हम ही रोए हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ, लेकिन ये होता है कि सामने नहीं सबके रो पाते हैं। लड़कों के अंदर ये रख दिया जाता है कि नहीं भाई वो अकेले ही रो सकता है, लेकिन रोते सभी हैं, दुख सबको होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। और मेरे हिसाब से अगर दुख हो तो रो लेना चाहिए, दुख हल्का हो जाता है। हाँ सर, जैसे कि हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं जाकिर खान, उन्होंने एक चीज़ बोली भी थी, बहुत अच्छा लगता है एक चीज़ सुन के, कि मर्द असल में वही होता है जिसके दर्द होता है, लेकिन वो दर्द अपना जाहिर नहीं कर पाता है सबके सामने। तो इसके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट है इसमें, तो कोई वही नहीं है कि मतलब सभी रोते हैं सर, सबकी लाइफ में डिप्रेशन आता है, सबकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और जानना चाहूँगा सर मैं, जैसे कि इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, हम इससे कैसे निकल सकते हैं इन केस अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा वे में करने का सोच लिया। अगर फ़ोन चलाना है तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और पढ़ाई करना है तो सिर्फ 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे, उसके बाद जो मोटिवेशन है वो संदीप महसरी सर की वीडियो से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, उसके बाद की चीज़ें गायब हो जा रही हैं 2 दिन बाद। तो इसके लिए मतलब क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारे समय में एक बात कही जाती थी कि जो भी शिक्षा लेनी है वो आप अपनी किताबों से लीजिए। आज के समय में जो चीज़ें हो रही हैं वो कहते हैं शिक्षा लेना तो फ़ोन से लीजिए। फ़ोन एक मशीन है, मशीन आपको बहुत ज़्यादा सिखा नहीं सकती है। मशीन को ये नहीं पता कि आपका दुख दर्द क्या है, वो नहीं समझ पाएगी कि आप डिप्रेशन के फेज में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंसानों के बीच में रहेंगे तो आपके दुख दर्द कम होंगे, और इंसानों में आपको कोई ना कोई आपको एक अपना गुरु बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से माता पिता भी गुरु हो सकते हैं, आपके गुरु तो खैर गुरु हैं, आपके दोस्त भी आपके गुरु हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। आप अपना कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई एक कंधा जरूर बनाइए जहाँ पर आप सिर रख करके अपने दुखों को क्या है मतलब बता सके, और जो व्यक्ति सही ढंग से आपके दुखों को समझ सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भर मतलब एक शख्स जीवन में होना चाहिए जिससे आप अपने दुख सुख क्या कर सकें, बेहिचक शेयर कर सकें। उसी से डिप्रेशन दूर होता है। और सच में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा वर्तमान में, तो आजकल डॉक्टरों के पास जाइए तो एक नया नाम दे दिए हैं हम, तो बड़ा समस्या एंजाइटी हो गई है। आपको एंजाइटी को इतना बड़ा फोबिया बना देते हैं, लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। पहले एक आदमी कहता था चिंता है सता रही है इसको, और चिंता में जहां दोस्तों मित्रों के साथ घुलता था, जहां अपनी यारी दोस्ती में जाता था, रिश्तेदारी में जाता था, चिंता सब भाग जाते थे। आज वो रिश्तेदारी ना जाकर डॉक्टर क्या चला जाता है, डॉक्टर उसको एक बड़ा सा नाम देता है कि भाई एंजाइटी के आप शिकार हो गए, तो 4 गोली आपको देना स्टार्ट कर देता है। अरे भाई, आपकी जो दवाएं हैं वो आपके आसपास का माहौल है, आपका अपना परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, उनके पास रहिए, अपने आप चिंताएं दूर हो जाएंगी। व्यक्ति को पर डे आधा घंटा अपने जान पहचान वाले के साथ बैठना चाहिए, फोन पे नहीं बैठना चाहिए, और खूब दिल खोल करके जो बातें आए वो करनी चाहिए। यकीन मानिए कभी अवसाद नहीं आएगा, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। दोस्त तो होने ही चाहिए, चाहे आप माता पिता को दोस्त बनाइए, चाहे किसी को दोस्त होने चाहिए। जीवन में आपके दोस्त ऐसे होने जिनसे आप खुल करके शेयर कर सकें। फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलिए। तो सर जैसा कि मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब मुझे भी डिप्रेशन हुआ था तो मैं काफ़ी फ़ोन चलाता था, तो उस टाइम पे एआई आया हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई को अभी देखते हुए लग रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सारी चीज़ों को लेकर के, तो क्या मतलब ऐसा है कि सरकारी नौकरी आने वाले टाइम पे ये गलत इम्पैक्ट डालने वाला है एआई, या फिर प्राइवेट सेक्टर को भी गलत इम्पैक्ट करने वाला है, लोग और बेरोज़गार होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? भारत जैसे देश में एआई बेरोजगारी बढ़ाएगा, ये बात सत्य है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्क करेगा। प्राइवेट सेक्टर हमेशा लाभ के लिए काम करता है। अगर उसको लगता है कि 4 लोगों की जगह मुझे एक एआई के माध्यम से काम हो जाएगा, तो 4 लोग को हटा देगा। निश्चित है कि भारत जैसे देश में एआई निश्चित है कि बेरोजगारी को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि भारत जैसे देश में कुछ ऐसे रोजगार का सृजन करे जहां पर मानव का इस्तेमाल सही ढंग से क्या है करें। तो भारत में एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आय की विषमता बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के द्वारा काम कराया जाए, और ख़ासतौर पे नई पीढ़ी जो इस समय तैयार हो रही है, उनके द्वारा अगर वो काम कराएंगे तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। हाँ सर, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी सोशल डायलेमा में,
उस डॉक्यूमेंट्री में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फोमो के बारे में बात की गई है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग खुद में ही खो जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, अलग इमेजिनेशन बना लेते हैं, और जो सोशल मीडिया है वो बहुत तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट की लाइफ में, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद सर वो सारी चीज़ों को लेकर के मतलब अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि कोई भी चीज़ मेरे लिए परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ को मैं एक फॉर्म पे नहीं कर सकता हूँ। बस मेरे को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैंने मोटिवेशनल लेक्चर्स देख लिए तो मैं मोटिवेट हो गया, तो मैंने जा कर के 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 3 घंटे पढ़ाई कर ली, और उसके बाद फिर से फ़ोन। तो मतलब ये चीज़ परमानेंट मोटिवेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू, क्या लगता है सर? देखिए, महात्मा बुद्ध की एक बहुत अच्छी सी बात है, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए। और ये सारी जानकारियाँ आपको सोशल मीडिया इन सब पे नहीं मिलेगी। व्यक्ति को, खासतौर पे मैं तो टीचर्स को कहता हूँ, हम भी एक टीचर हैं, और गुरुओं को संभालना चाहिए सारा, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है आपके सानिध्य में आ जाता है। जब सानिध्य में आए तो उसको समझाइए कि बेटा आपको किताबें पढ़ना है, आपको लोगों के बीच रहना है, आप इस मशीनी दुनिया से बाहर निकलिए। फ़ोन क्या है? एक मशीन है, और शायद बस सबसे बड़ी संस्था गूगल है जो इसका लाभ उठा रही है। गूगल एक प्राइवेट तंत्र है, वो तो लाभ के लिए काम करेगा, वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें डिवाइस डेवलप करेगा कि आप एक बार फ़ोन पे कुछ सर्च करेंगे वो बार बार आपको दिखाएगा। आप यहाँ तक कि मन में कुछ सोचेंगे वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि क्योंकि वो तो लाभ के लिए काम करेगा, वो ऐसे ऐसे इंजीनियर हायर करेगा कि इतना अच्छी टेक्निकल चीज़ बनाई जाए कि हम व्यक्ति को जो ब्रेन पढ़ रहा है, अगर उसके फ़ोन में वो चीज़ आएगी तो व्यक्ति उसको देखेगा। तो मनुष्य को चीज़ समझना चाहिए कि फ़ोन एक मशीन है, हमें मशीन का गुलाम नहीं होना, हमें मशीन को अपना गुलाम बनाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम मशीन के गुलाम होते जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ समझाई जाए और किताबों के माध्यम से उसको दूर किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आजकल लाइब्रेरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, हर इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीनें पढ़ना, छोटी छोटी किताबों की कहानियाँ पढ़ना, ये सब सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे सीखना नहीं चाहते, सिखाइए, लेकिन अधिकतर हम लोग काट करना ही नहीं चाहते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से नई जनरेशन को फिर से हमें किताबों की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। अगर वो हम मूव नहीं करा पाएंगे तो नई जनरेशन मान लीजिए, समझ लीजिए इस मशीन का शिकार हो गई है, और फ़ोन एक मशीन है और वो मशीन हमको कैप्चर कर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मशीन इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर रही है, ये तो हमेशा दिमाग मशीन को कंट्रोल करता रहा है। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी कि हम मशीन के गुलाम नहीं हैं, मशीनों को हमको गुलाम बनाना है, ये हमें समझना होगा। ठीक है सर। सर एक धारणा बनी हुई है, जैसे कि मैं बात करूं तो छोटे से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, अपने ग्रैंडफादर से, कि हम ज़िंदगी में जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। तो क्या आप बिलीव करते हो इसमें कि मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं कि जैसा हम कर्म करें वो हमें इन फ्यूचर मिलना ही मिलना है, और मतलब क्या लगता है स्पिरिचुअल चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा तो मुझे अध्यात्म का बहुत, मैंने किताबों का अध्ययन नहीं किया। मैंने जो सीखा है अपने से सीखा है, आस पड़ोस से सीखा है, अपने समाज से सीखा है। तो इतना तो है कि हमारा जो धर्म है कर्म प्रधान है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि लाइन है कर्मंडे वादो करस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। लेकिन मेरा एक मानना है कि कर्म हमेशा अच्छा होना चाहिए। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छे कर्म करोगे तो उसका जो फल है आपकी अगली जनरेशन को मिलता है। मतलब मेरा मानना, मैंने देखा भी एक उदाहरण इस तरह के। और अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म उसके बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे तो अगली पीढ़ी अच्छी होगी। तो मेरा मानना है कि कर्म को मानना चाहिए, और शायद इसी अच्छे कर्मों की वजह से ही हमारा एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, और नहीं तो फिर हम लोग फिर जानवरों से भी बेकार हो जाएंगे। तो हमेशा कर्म को मानिए, और इसको मानिए कि कर्म का प्रतिफल मिलता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा प्रतिफल, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा प्रतिफल। तो सर आपने बहुत अच्छा टाइम दिया हमको, लेकिन थोड़ा सा टाइम और चाहूँगा मैं आपसे, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट चाहिए मुझे। कुछ क्वेश्चंस रह गए मेरे पास जो मुझे भी जानने हैं, जो मेरी लाइफ में हेल्प करेंगे मुझे। तो सर जैसे कि एक मोटिवेशन है, जब ये यूआरडी ओपन हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, तो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है जैसे कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो इन केस आपका मतलब फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मेरा सच में एक सपना था स्कूल खोलने का, जो मैं अभी तक नहीं पूरा कर पाया। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बढ़िया चल रहा है, कंपटीशन की भी क्लासें चल रही हैं। अभी हमने हाल में एकेडमिक सेशन भी चालू कर दिए हैं। और स्कूल का एक सपना है, और एक ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चों को 12 तक कोचिंग ना करनी पड़े।
बस इतना एक सपना है, प्यारा सा छोटा सा सपना है कि बांदा के लिए कुछ अच्छा सा एक ऐसा स्कूल। और दूसरा प्रश्न, उस स्कूल ऐसा हो कि बच्चों की जो मन लगता हो जिस फील्ड में, जैसे किसी का मॉडलिंग में मन लग रहा है, किसी का सिंगिंग में लग रहा है, किसी का क्रिकेट खेलने में लग रहा है, किसी का पढ़ने में, हम उसके हिसाब से उस पर काम करें। बस एक छोटा सा सपना, बहुत बड़ा सपना नहीं, एक ऐसा स्कूल हम खोलना चाहते हैं जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब हम अपने खुद के लिए कह रहे हैं कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़े और बच्चों के हिसाब से काम किया जाए सिर्फ। सर जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च भी करी है इस चीज़ के बारे में, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं अपनी क्लासेस के लिए, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, मेंस के लिए। तो मतलब मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ नोटिस करता आया हूँ सर कि हमारे जो बांदा में है वो बहुत कम आप कॉस्ट में हमको एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मतलब क्या रीज़न है कि हम अगर अंडर 2000 1500 रुपये के भी पहले हम इतनी अच्छी नॉलेज मिल पा रही है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? एकमात्र रीजन था मेरा कि हम लोग का क्षेत्र बहुत ज़्यादा धनाढ़ नहीं है, बहुत पैसे वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए मुझको काम करना था। और फीस भी हमने 1100 रुपये, आज से 10 साल पहले भी फीस थी जीएस की, आज भी हम 1100 रुपये फीस लेते हैं। और मात्र 200 रुपये में हम लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी प्रोवाइड करते हैं। तो 1300 रुपये में जीएस सिविल के लिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश मात्र दे देते हैं। और बस सोच रहे हैं कि इसी फीस में बच्चों को और शिक्षा दी जाए, और आगे भविष्य में हो सकता है कि और भी फीस को कम किया जा सकता है। और ऑनलाइन अगर आते हैं तो और भी हम लोग कम कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि सबको शिक्षा मिले, हर घर शिक्षा अभियान के तहत में कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, मतलब सबको शिक्षा मिले। मतलब हमारा जो मेन मोटिव है बुंदेलखंड को ग्रो करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुंदेलखंड के लिए कितना निस्वार्थ भाव से काम बिल्कुल भाई, हम तो क्षेत्र के लिए जीते हैं, अपने अपने बुंदेलखंड के लिए जीते हैं और बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है और कोई नहीं ध्यान देता इस क्षेत्र की ओर। और बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर अभी तक जैसे मैं खुद से नोटिस किया मैंने कि अभी तक बांदा के जो लोग थे या बुंदेलखंड के जो हमारे निवासी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सोच नहीं पाते थे सर। लेकिन अब हमारी क्लास सिर्फ पीसीएस के लिए भी रिजल्ट हैं सर, अपर पीसीएस पे भी हैं, लोअर पीसीएस तो अनकाउंटेबल रिजल्ट है सर, और अभी हमारे रिसेंटली यूपीएससी के भी आने लग गए हैं। तो सर इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो माइंडसेट आपने एक सोचा था वो एकदम परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, बट कोई नहीं, लोग आ रहे हैं, उस चीज़ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब तो लोग यूपीएससी के भी मौकिन के लिए हमारे पास आते हैं कि सर मौकिन करा दीजिए, और सर बाहर नहीं जाना, आप करा दीजिए, सर एसे राइटिंग करा दीजिए, सर आंसर राइटिंग करा दीजिए। तो अब लोग का विश्वास बढ़ रहा है, और अब तो हम अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, साथ में आंसर राइटिंग भी कराते हैं, एसे राइटिंग भी कराते हैं। तो मतलब बच्चों को परफेक्ट 15 महीने में कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। बाकी उसका हम पैसा भी नहीं लेते हैं, हम लोग क्लब की सुविधा भी देते हैं, जैसे कोर्स खत्म होता है पूरा क्लब की सुविधा देते हैं। आप जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, क्लब बना के आप पढ़ते रहिए, हम यहाँ रहते हैं, आपको आंसर राइटिंग कुछ भी चेक कराना आप कराते रहिए। तो मेरे हिसाब से बस एक ही सपना है कि बस बुंदेलखंड का भला हो। और शिक्षा एक, आपको बताऊं, शिक्षा से ही सबको भला किया जा सकता है। शिक्षा से अपने अधिकार पता चलते हैं, शिक्षा से तरक्की होती है, और शिक्षा का कतई ऐसे फिर रिपीट कर दूं, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, शिक्षा के माध्यम से आप नौकरी तो ठीक है कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने क्षेत्र को बदलने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में, जैसे कि अभी हम देखते हुए आए हैं, अभी तक हमने जितनी चीज़ें एनालाइज करी, तो इसमें ना जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, या अपनी मेंस की आंसर राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं, या अपने जीएस पार्ट को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब एग्जैक्ट आप क्या बताना चाहेंगे, वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए लाइफ लेसन्स क्या हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो एक होता है कि आप अगर सिविल की तरफ जाना चाहते हैं तो जितना आंसर राइटिंग करें उतना बेहतर है। आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है कि आप पहले सारी जानकारी कर लीजिए, कुछ एनसीईआरटी है वो पढ़ लीजिए, एक स्टैंडर्ड राइटर पढ़ लीजिए, और पुराने पेपर्स को आप सॉल्व करना, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितना लिखिए, गुरु को दिखाते रहिए, टीचर्स को दिखाते रहिए, हमारे पास आते रहिए, हम आपके आंसर में कमी आपको बताते रहेंगे। अब हम लोग ऑनलाइन भी लाना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते यहाँ तक, तो मेंस को भी हम चाह रहे हैं कि मेंस की क्लास को भी ऑनलाइन कर दिया जाए। जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं यहाँ से और आगे सिविल की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग एक लाइव क्लास देने वाले हैं ऑनलाइन, ताकि वो बैठे बैठे आप आंसर राइटिंग कर सकें, क्योंकि मेन आंसर राइटिंग ही है और ये कहीं नहीं कोई सिखाता है। लेकिन हम लोग बांदा पे रह करके अपने बच्चों को फोकस करते हैं कि नहीं, आंसर राइटिंग करनी है, इसके बिना आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बाहर तो बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, आंसर राइटिंग पर कोई ध्यान भी नहीं देता। सर एक मिथ है बहुत ज़्यादा
कि आज के टाइम पे स्टूडेंट फोकस कर रहा है अपनी चीज़ों को लेकर के कि अगर मैं बात करूं जैसे कि कुछ स्टूडेंट है जो हिंदी में आंसर राइटिंग करते हैं और कुछ स्टूडेंट है जो इंग्लिश में करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मिथ क्रिएट हो रहा है कि अगर हम हिंदी में करते हैं तो हमारा सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इसके लिए मतलब क्या सोचते हैं आप? ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर इंग्लिश में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो 15-20 नंबर का अंतर रहता है, हिंदी में करते हैं 15-20 अंक कम हो जाते हैं, ये देखा जा रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने लगातार हिंदी पे तैयारी की है। अब 2 से 3 साल में आप इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि हिंदी को ही बहुत अच्छी कर लीजिए, आप अच्छी अच्छी उपन्यास पढ़िए, हिंदी को बेहतर कर लीजिए। 15-20 नंबर के मार्जिन को कंप्लीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है जिस भाषा में आपकी कमांड हो उसी भाषा के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप देखिए टॉपर्स जो होते हैं हिंदी मीडियम से भी आते हैं, इंग्लिश से भी आते हैं, तो ठीक है, हम मानते हैं इंग्लिश को वरीयता थोड़ा बहुत है, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि हिंदी माध्यम के लड़कों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। नहीं, हिंदी माध्यम के लड़के बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो हिंदी पर प्रयास करेंगे तो निश्चित है उनको सफलता मिलेगी। तो उनको चिंता की बात नहीं है, हिंदी आ रही हिंदी पे ही वर्क करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक छोटा सा उपदेश जो आप देना चाहते हैं अपने थ्रू हमारे ऑडियंस को, कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि जो जिस फील्ड पे काम करे अपने क्षेत्र के लिए ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग तरक्की पाते हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं, अपने क्षेत्र के लिए भूल ही जाते हैं, अपने क्षेत्र को भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र को आप जैसे टैलेंट की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि जिसके पास जो योग्यता हो कहीं भी रहे, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए जो भी उसके अंदर योग्यता है उस योग्यता के दम पर अपने क्षेत्र की थोड़ा बहुत करता जाए, ताकि आपके क्षेत्र का भी विकास हो। बस मेरा यही मानना है कि अपनी मातृभूमि को किसी को नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के लिए जरूर करें, कहीं भी पहुंच जाइए लेकिन मातृभूमि के लिए जरूर करते रहिए, क्योंकि जहाँ से आप जन्मे हैं वहाँ का विकास बहुत जरूरी है। और हमारा क्षेत्र तो बहुत पीछे है, बस हमें इसी को मिल करके आगे बढ़ाना है और आगे ले जाएंगे। बुंदेलखंड एक समय भारत का सबसे नंबर 1 क्षेत्र कहलाएगा, ये मुझको यकीन है। और शायद इसी यकीन के साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं कि ये बुंदेलखंड का परचम फैलाना भी है, फहराएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना इतना टाइम दिया हमको, हम बहुत अच्छा लगा चीज़ों को लेकर के, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और डेफिनेटली इन फ्यूचर हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपको हम दोबारा से इनवाइट करें, सारी चीज़ों के लिए पूछें और भी जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस हैं जिससे हर स्टूडेंट मोटिवेट हो रहा है। पर्सनली मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैं अपने मोटिवेशन के लिए चाहूँगा कि मैं आपको इन्वाइट करूँ और सारी चीज़ें पूछूँ और हम अपनी लाइफ में ग्रो करें सर। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।